गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज की इस वीडियो में हम भारत तथा संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार के बारे में बताएंगे। इससे पहले वाले यूनिट में हमने संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में बताया था। यह चैप्टर अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें हम सेकंड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं कि जो भारत देश है वो संयुक्त राष्ट्र संघ में कैसे सुधार करना चाहता है या इसके सुधार के लिए क्या क्या सुझाव स्थापित करता है। तो बात आती है बेटा कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की पुनर्संरचना तथा सुधार के लिए अनेक अवसरों पर सहमति दी। जब भी कभी संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार की बात चली तो भारत ने बेटा अपने विचार व्यक्त किए हैं इसमें सुधार लाने के लिए। भारत यह विश्वास करता है कि नए तथा परिवर्तनशील विषयों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, यानी कि अब समय की क्या डिमांड है और जो परिवर्तन हो रहा है वो क्या आवश्यकता रख रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार तथा पुनर्संरचना आवश्यक है, इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। भारत ने राष्ट्रों के बीच सहयोग संवर्धन का विकास करने तथा बढ़ावा देने में संयुक्त राष्ट्र संघ की बढ़ती भूमिका का समर्थन किया है। यानी कि इसमें जो देश शामिल हैं, जो शांति बनाए रखना चाहते हैं, विकास को आगे बढ़ाना चाहते हैं, भारत इन सभी बातों का समर्थन करता है। भारत यह मानता है कि विकास संयुक्त राष्ट्र संघ के मसौदे में मुख्य मुद्दा होना चाहिए। यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य मेन मुद्दा क्या है? सभी देशों का विकास होना चाहिए, चहुमुखी विकास, क्योंकि विकास के बिना कोई शांति नहीं हो सकती। अब बेटा एक नज़र हम विश्व व्यापार संगठन पर डालते हैं। विश्व व्यापार संगठन क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO की फुल फॉर्म है ये विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें बेटा बहुत सारे देश जुड़े होते हैं। वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन होता है जो वैश्विक व्यापार के लिए नियम निर्धारित करता है। यानी एक देश दूसरे देश के साथ जो व्यापार करता है उसके लिए क्या नियम लागू करता है, नियम निर्धारित करता है कि किस नियम के आधार पर कैसे व्यापार किया जाएगा। इस संगठन की स्थापना बेटा 1995 में व्यापार तथा सीमा शुल्क पर सामान्य समझौता गेट के उत्तराधिकारी के रूप में हुई। इसको नोट कर लेना बेटा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 को हुई और ये किसका उत्तराधिकारी है? गेट का, जो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात गठित किया गया। आपको पता है बेटा दो विश्व युद्ध से गुजर चुका है, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक चला था। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है बेटा? 164 सदस्य हैं और अन्य देश भी इसकी सदस्यता प्राप्त करने की प्रक्रिया में है। वर्तमान समय में WTO के जो सदस्य देश हैं वो 164 है बेटा। सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं, परंतु बड़ी आर्थिक शक्तियां जैसे अमेरिका, यूरोपीय संघ, जापान ने विश्व व्यापार संगठन के नियमों को इस तरह बनाया है कि उनके व्यापारिक हितों को वरीयता मिले। यानी कि बेटा WTO पर भी कुछ देशों का प्रभाव ज़्यादा है, अमेरिका का, यूरोपीय संघ का, जापान का। यानी इन्होंने व्यापार से संबंधित ऐसे नियम बनाए हैं जिससे कि इनको ज़्यादा वरीयता मिले, इनको सर्वोच्चता का स्थान मिले। जब कभी विकासशील देश प्रक्रिया के अपारदर्शी होने की शिकायत करते हैं तो बड़ी शक्तियों द्वारा एक तरफ ढकेल दिए जाते हैं और इसके खिलाफ कोई भी देश आवाज़ उठाता है तो बड़ी शक्तियां उस आवाज़ को क्या कर देती हैं बेटा? दबा लेती हैं। अब वापस वहीं आ जाइए कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में किस तरह के सुधार चाहता है। बेटा भारत की मुख्य चिंता संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की संरचना में सुधार है, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा के व्यापक विस्तार के बाद भी अपरिवर्तनीय बनी हुई है।
भारत का विश्वास है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में विस्तार के कारण संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रतिनिधित्वहीन हो चुकी है। भारत का तर्क है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार तथा प्रतिनिधित्व बढ़ने से इसे विश्व समुदाय का और सहयोग मिलेगा। यानी भारत बेटा सुरक्षा परिषद जो मेन अंग है किसका, संयुक्त राष्ट्र संघ का, इसकी जो सदस्य संख्या है 5 स्थायी और 10 अस्थायी, तो भारत चाहता है कि सुरक्षा परिषद में सदस्य संख्या और भी क्या किया जाए, बढ़ाया जाए, विस्तार किया जाए, ताकि एक देश दूसरे देश का क्या कर सके बेटा, पूरी तरह आपसी सहयोग कर सके। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या सन 1965 में 11 से 15 की गई। यानी कि 1965 तक सुरक्षा परिषद सदस्य देशों की संख्या कितनी थी बेटा, 11 थी, और अब ये कितनी हो गई है, 15 हो गई है। यानी इसमें 5 स्थायी है और 10 अस्थायी है। लेकिन स्थायी सदस्यों की संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया। यानी कि जो स्थायी सदस्य देश है 5, वो आज भी कितने ही हैं, 5 ही हैं, उनको बढ़ाया नहीं गया, उनमें कोई विस्तार नहीं किया गया। तब से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का आकार स्थिर है, यानी एज इट इज बनी हुई है। यह एक तथ्य है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में सदस्यों की बहुलता तृतीय विश्व या विकासशील राज्यों से है। इसलिए भारत ने मांग की कि उन्हें संयुक्त सुरक्षा परिषद में अधिक सशक्त भूमिका मिलनी चाहिए। भारत की क्या डिमांड है बेटा, कि भारत को भी सुरक्षा परिषद में सदस्यता मिलनी चाहिए। भारत को इसमें बेटा अस्थायी सदस्यता मिली हुई है, क्योंकि इसके निर्माण तीसरे विश्व के राज्यों को अधिक प्रभावित करते हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी तथा अस्थायी दोनों प्रकार के सदस्यों की संख्या बढ़ाने का समर्थन किया है। यानी कि जो 5 स्थायी देश हैं और 10 अस्थायी देश हैं, उनकी संख्या में भारत क्या चाहता है, विस्तार चाहता है कि और देशों को भी इसमें शामिल किया जाए। भारत का तर्क है कि पिछले कुछ वर्षों में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का दायरा बहुत फैला है। ऐसी परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सफलता अंतर्राष्ट्रीय समुदायों के समर्थन पर निर्भर है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की पुनर्संरचना की कोई भी व्यापकता के आधार पर होनी चाहिए। उदाहरण के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में विकासशील देश अधिक होने चाहिए। भारत ने अपने विचार व्यक्त किए हैं बेटा कि सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या में विस्तार किया जाए और विकासशील देशों को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें शामिल किया जाए। इस संदर्भ में पुनर्गठित संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत ने स्वयं के लिए स्थायी सदस्यता की इच्छा प्रकट की है। दुनिया का दूसरा सबसे घनी आबादी तथा विश्व की 1/5 आबादी का घर होने के साथ साथ भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भी है। यानी कि भारत क्या चाहता है कि उसको भी स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए, और उसने वो तर्क स्थापित किए हैं कि किस आधार पर उसको स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। उनको नोट कर लेना बेटा, बुक में ज़्यादा नहीं शो कर रखा है, अपनी तरफ से लिखना कि एक तो भारत जनसंख्या के आधार पर विश्व में दूसरे नंबर पर है, इसलिए भी उसको स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। दूसरी बात उसने क्या बताई है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और लोकतंत्र की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है, शांति बनाए रखना, और संयुक्त राष्ट्र संघ का मेन मुख्य उद्देश्य क्या है, शांति बनाए रखना। इस कारण भी भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र की सभी पहल में भारत एक सक्रिय सहभागी रहा। यानी जितनी भी इसमें कोई भी प्रक्रिया अपनाई है, कोई भी विचार व्यक्त किए हैं, तो भारत ने इसमें अपनी सहमति स्थापित की है, इसलिए भी इसको स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रति संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति स्थापना मिशन में भी भारत की भूमिका पर्याप्त तथा सराहनीय है। भारत की समुचित आर्थिक वृद्धि दर भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए जरूरी है।
भारत का विश्वास है कि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतीक है। यह अंतर्राष्ट्रीय मामलों में आज की बढ़ती महत्ता को देखता है। यह महास्थिति देश की उपस्थितियों को और अधिक शक्तिशाली तथा विदेश नीति को अधिक प्रभावी बनाती है। यानी कि भारत को भी स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। किस आधार पर? जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर चीन है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और जब से संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई है तब से इसका सदस्य देश है और भारत शांति प्रिय देश है। इसलिए भी वो मानता है कि भारत को स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्यता के लिए जोर देने को कुछ देशों द्वारा विरोध किया जाता है। यानी कि भारत बेटा जब स्थायी सदस्यता की डिमांड करता है तो दूसरे देशों द्वारा इसका क्या किया जाता है? विरोध किया जाता है। इससे हमारा शत्रु जो पड़ोसी देश पाकिस्तान सम्मिलित है, यानी कि पाकिस्तान इस बात का विरोध करता है कि भारत को स्थायी सदस्यता नहीं मिलनी चाहिए। ऐसे और भी कई देश हैं जो इसके नाभिकीय क्षमता के कारण भारत के समावेश का विरोध करते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो अन्य उभरते हुए राष्ट्रों जापान, ब्राजील, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका तथा नाइजीरिया का विरोध कर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अप्रतिनिधित्व के आधार पर भारत के लिए स्थायी सदस्यता की मांग करते हैं। यानी जहां एक तरफ इसका विरोध करते हैं वहीं दूसरी तरफ इसकी सदस्यता की मांग भी करते हैं कि भारत को स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। इन परिस्थितियों में भारत के लिए संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता निकट भविष्य में कठिन नहीं तो आसान भी नहीं है। यानी एक तरफ भारत हर उस कसौटी पर खरा उतरा है जिसके आधार पर उसको स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए, लेकिन कुछ देश इसके खिलाफ भी हैं और कुछ देश इसके पक्ष में भी हैं। तो स्थायी सदस्यता मिलना कठिन नहीं है तो आसान भी नहीं है। अब बात आती है बेटा संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति स्थापना। अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा की स्थापना का उद्देश्य 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। ये बेटा हम पहले वाले यूनिट में आपको क्लियर बता चुके हैं कि इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। जब इसकी स्थापना हुई तब इसमें 51 देश शामिल थे और वर्तमान समय में 193 देश शामिल हैं। अब तक इसके 9 महासचिव बन चुके हैं। भारत भी इसका प्रारंभिक सदस्य है और इसकी स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य है वो विश्व शांति बनाए रखना, भाईचारा बढ़ाना, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक विकास करना, समस्त देशों में मानव अधिकार के प्रति सचेत करना, विभिन्न राष्ट्रों का सम्मान करना। ये उद्देश्य हम फर्स्ट वीडियो में आपको डीपली बता चुके हैं। अब बात आती है बेटा कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत ने किस प्रकार अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के जन्मकाल 24 अक्टूबर 1945 से ही उसका सदस्य रहा है। यानी कि बेटा जब से इसकी स्थापना हुई है तब से भारत इसका सदस्य है। उसने उसके चार्टर में दिए गए सिद्धांतों में इतनी गहरी आस्था प्रकट की है कि भारत ने अपने संविधान के अनुच्छेद 51 में राष्ट्रों के आपसी व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियों के प्रति सम्मान की भावना जगाने का अभिवचन दिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ में उसकी भूमिका से इस घोषणा की पुष्टि होती है। यानी कि बेटा इससे यह पता चलता है कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में गहरी आस्था रखता है। भारत ने बेटा किस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ को सर्वव्यापक बनाया। भारत की हमेशा से यह इच्छा रही है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में संसार के सभी देश शामिल हो। अतः जब भी कोई पराधीन इलाका स्वतंत्र होकर संप्रभु राष्ट्रों के समुदायों में शामिल हुआ है, भारत ने उसे संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनाने का समर्थन किया है। यानी कि बेटा सबसे पहले भारत ने अपना जो रोल अदा किया है
वो है संयुक्त राष्ट्र संघ को सर्वव्यापक बनाना। भारत क्या चाहता है कि सभी देश जो गुलाम देश हैं उनको आज़ादी मिले और वो किसके सदस्य बने, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बने। यहाँ तक कि पाकिस्तान को इस विश्व संस्था का सदस्य बनाने पर उसने अपनी मंजूरी दी है। इंडोनेशिया और बांग्लादेश आदि तो उसी की पहल के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बने थे। यानी इंडोनेशिया और बांग्लादेश जो इसके सदस्य बन गए हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, ये किसकी सहमति पर बने हैं, भारत की सहमति पर। भारत पर चीनी हमले के बाद भी उसने चीन को इसकी सदस्यता देने का विरोध कभी नहीं किया। जैसे कि बेटा आपको पता है कि चीन जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य है और संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मेन पर्पज़ है कि कोई भी देश दूसरे देश पर युद्ध नहीं करेगा, इसका स्थायी सदस्य होने के नाते भी 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया, फिर भी भारत स्थायी सदस्यता पर विराम चिन्ह नहीं लगा रहा। किसके प्रति, चीन के प्रति। तथा जब भी उसका मामला सामने आया भारत ने उसका क्या किया है बेटा, समर्थन किया है। इस तरह पता चलता है कि किस तरह से भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और इसी तरह बेटा जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी प्रयास हैं उनमें भारत ने अपना विशेष रोल अदा किया है। जून 1950 में उत्तरी कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर हमला कर दिया और संयुक्त राष्ट्र संघ की कमांड के अंतर्गत 16 देशों की सेनाएं उसकी रक्षा के लिए गई। उन्होंने हमलावर सैनिकों को खदेड़कर जब युद्ध का दायरा बढ़ाना चाहा तब भारत ने उसका विरोध किया। अतः यहाँ युद्ध विराम के बाद शांति स्थापित करने और युद्ध बंदियों की अदला बदली का काम भारतीय सेनाओं की देखरेख में हुआ, क्योंकि भारत उस शांति आयोग का अध्यक्ष था। यानी इस बात से यह पता चलते है कि भारत किसी भी हाल में युद्ध नहीं चाहता, वह युद्ध करने वाले देशों की क्या करता है, निंदा करता है और हर हाल में शांति बनाए रखना चाहता है। इसी तरह 1954 में हिंद चीन में संघर्ष शुरू हो गया। कौन से सन में बेटा, 1954 में। संयुक्त राष्ट्र संघ ने युद्ध विराम कर दिया। उसके बाद युद्ध विराम की जांच और हिंद चीन की समस्या का शांतिपूर्ण हल निकालने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय आयोग बना, भारत उसका सह अध्यक्ष कोऑर्डिनेटर था। यानी कि इस बात से यह पता चलता है कि भारत शांति को बढ़ावा देना चाहता है, शांति का इच्छुक है और युद्ध के खिलाफ है। इस तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ में उसने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और जो तीसरा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का जो तथ्य है बेटा वो ये है कि 1954 में हिंद चीन में संघर्ष हो गया। ये हम आपको बता चुके हैं। अगला देखते हैं, 1956 में मिस्र द्वारा सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण होते हुए उस पर ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल ने हमला कर दिया। भारत ने इसका विरोध किया और यहाँ युद्ध विराम कराने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। यानी कि युद्ध को रोकने में किसका रोल रहा, भारत का। किसके द्वारा युद्ध किया गया, मिस्र द्वारा। अब बात आते हैं कि 1956 में ही सोवियत संघ ने हंगरी में सैनिक कार्रवाई की जिसकी भारत ने निंदा की। 1960 में कांगो के गृह युद्ध समय उसने आक्रामक राष्ट्रों की नीतियों का विरोध किया। यानी बेटा इन तथ्यों से ये पता चलता है कि जब भी कोई देश दूसरे देश पर अटैक करता है तो भारत उसका विरोध करता है और उस देश पर युद्ध को रोकने के लिए विराम चिन्ह लगाने के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहता है। इन तथ्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारत हमेशा शांति की ओर कदम बढ़ाता है। इनसे यह पता चलता है कि भारत ने कभी भी किसी भी देश पर युद्ध की पहल स्वयं नहीं की, बल्कि दूसरे देशों ने भारत पर युद्ध की पहल की है और भारत ने उस युद्ध से अपनी क्या की है, प्रोटेक्शन की है। तीसरा जो कारक है बेटा जिससे यह पता चलता है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा किया है, वो तीसरा है उपनिवेशवाद तथा रंग भेद के विरुद्ध संघर्ष का समर्थन।
सबसे पहले तो बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि उपनिवेशवाद का अर्थ होता क्या है। उपनिवेशवाद बेटा, जब कोई शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश को अपना गुलाम बना लेता है, उस पर अपना अधिकार जमा लेता है, वो होता है उपनिवेशवाद। तो भारत ने सदैव उपनिवेशवाद का क्या किया है? विरोध किया है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जगत में सदैव रंग भेद, जाति भेद और उपनिवेशवाद के विरुद्ध आवाज उठाई है। यही कारण है कि सन 1961 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा उपनिवेशवाद के खिलाफ पारित प्रस्ताव के बाद 17 देशों की जो समिति बनाई गई, भारत उसका अध्यक्ष था। दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, फिजी, सूरीनाम के बारे में जोरदार ढंग से आवाज़ उठाता रहा है। यानी कि इन देशों में क्या है बेटा? रंग भेद की नीति के प्रति भेदभाव है और भारत ने सदैव ही उपनिवेशवाद और रंग भेद का क्या किया है? विरोध किया है। फिर मानव अधिकारों की रक्षा के लिए भारत हमेशा तैयार रहता है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानव अधिकारों की रक्षा तथा भारत ने हमेशा समर्थन किया है। इसलिए दास्ता, बिना उचित कारण के बंदी बनाना, विचार प्रकट करने की आज़ादी पर रोक लगाना, कैदियों के साथ बुरा व्यवहार करना, राजनीतिक विरोधियों की हत्या करना, साहित्यकारों के उनकी रचनाओं के लिए दंडित करना आदि के विरुद्ध भारत ने अपनी आवाज़ बुलंद की है और स्वयं इन अधिकारों का पालन किया है। यानी कि भारत मानव अधिकारों की रक्षा के लिए हमेशा क्या है? तैयार रहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को जो मानव अधिकार दिए गए हैं, प्रत्येक व्यक्ति उनका प्रयोग करे और अपना विकास करे। हमें किसी के भी विचार प्रकट करने की आज़ादी पर रोक नहीं लगानी चाहिए, कैदियों के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनकी हत्या नहीं करनी चाहिए, जो साहित्यकार हैं उनको दंड नहीं देना चाहिए, ऐसा भारत का मानना है। और इस तरह संयुक्त राष्ट्र संघ में उसने अपना अहम रोल अदा किया है। और बेटा जो अगला भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में रोल अदा किया है वो है आर्थिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक सहयोग। संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेष एजेंसियों जैसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन, विश्व व्यापार संगठन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक संगठन आदि ने पूरे संसार में आर्थिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक सहयोग बढ़ाने का महत्वपूर्ण क्या किया है? कार्य किया है। बेटा भारत ने इन संगठनों के साथ सदैव सहयोग किया है और विकासशील एवं पिछड़े देशों की समस्याओं को हल करने के लिए उसने बढ़ चढ़कर काम किया है। यानी जो पिछड़े हुए देश हैं, बेटा देश भी कई तरह के होते हैं। एक होते हैं विकसित देश जो आर्थिक रूप से अपने आप में संपन्न होते हैं, एक होते हैं विकासशील देश, विकासशील जो विकास के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, एक होते हैं बेटा पिछड़े देश जो आर्थिक मामलों में काफ़ी पिछड़े हुए हैं। तो भारत ने पिछड़े हुए देशों को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा बढ़ चढ़कर भाग लिया है कि उनका चहुमुखी क्या हो? विकास हो। संक्षेप में कहें तो संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। भारतीय प्रतिनिधि के रूप में श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित 50 के दशक में महासभा के अध्यक्ष थी। यानी कि बेटा एक नंबर के क्वेश्चन में पुट किया जा सकता है कि क्या महासभा की अध्यक्ष कोई भारतीय सदस्य रहा है अब तक? तो विजयलक्ष्मी पंडित प्रथम भारतीय सदस्य थी जो महासभा की अध्यक्ष थी। सुरक्षा परिषद तथा आर्थिक और सामाजिक परिषद का भी भारत समय समय का क्या रहा है? सदस्य रहा है। बेटा जो ये सुरक्षा, सामाजिक, आर्थिक परिषद है इसमें भी 54 देश शामिल हैं और भारत इसका समय समय पर क्या रहा है? सदस्य देश रहा है। और इसी तरह अगर हम सर्वोच्च न्यायालय की अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है उसमें भी डॉक्टर नगेंद्र सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश थे। यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसमें 9 जज होते हैं, तो उसमें भी भारत का डॉक्टर नगेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्य जज रह चुका है। अब बात आती है बेटा निष्कर्ष की। ऊपर दिए गए विवरण से स्पष्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की भूमिका पूरी तरह रचनात्मक और सकारात्मक रही है। बेटा हमने टॉपिक पढ़ा है तो हम निष्कर्ष अपने शब्दों में देंगे
क्योंकि हमने पूरा टॉपिक आपको समझाया है। जब भी कोई टॉपिक समझाया जाता है तो उसको आप ध्यान से सुनें। कोई डाउट है तो क्वेश्चन पुट करें, अपना डाउट दूर करें। और जो उस टॉपिक का निचोड़ होता है बेटा, सार होता है, वो निष्कर्ष के रूप में बताया जाता है। तो निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि भारत जो संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्थायी सदस्य देश है, उसने सदैव संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार के लिए जितने भी कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं, व्यक्त किए हैं, उसमें भारत ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है।